किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको देश के कोने कोने से कृषि क्षेत्र में उभरती प्रतिभाओं से रूबरू कराते हैं। आज हम आपको जिस किसान से मिलवाने जा रहे हैं, उन्होंने नौकरी को छोड़कर खेती का रुख किया और ये साबित किया कि खेतों के जरिए भी सफलता का रास्ता निकल सकता है। उनके द्वारा उठाया गया ये कदम आज कई युवाओं के लिए प्रेरणा बन रहा है। तो चलिए हमारे आज के सफल किसान से मिलते हैं और रुख करते हैं बिहार के गया का। बिहार का गया जिला यूं तो बौद्ध धर्म एवं धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन ये जिला कृषि के मामले में भी काफी आगे है। कृषि का कार्य करके यहाँ के किसान काफी सादगी जीवन जीते हैं। इन्हीं किसानों में एक किसान हैं ईश्वर कुमार वर्मा। ईश्वर कुमार वर्मा गया जिले के टंकुप्पा प्रखंड के बरसौना गांव के रहने वाले हैं। ईश्वर कुमार वर्मा बिहार के उन सफल किसानों में से एक हैं जिन्होंने खेती को केवल जीविकोपार्जन का साधन न मानकर उसे एक नैतिक जिम्मेदारी और व्यापारिक अवसर के रूप में देखा है। मैं यहाँ पे पहले पढ़ाई करता था, लेकिन मैं 9वीं कक्षा में पढ़ाई के दरमियान हमने दिल्ली चले गए और दिल्ली जा कर के फिर हमने पंजाब चले गए। पंजाब में टेक्सटाइल कंपनी में काम करना शुरू कर दी। काम में वहाँ काफ़ी परेशानी होने के वजह से पुनः फिर हम अपने गांव वापस आ गए हैं और वापस आने के बाद फिर से हमने खेती में रुझान लिए। खेती में रुझान के बाद हमें यहाँ पे जब खेती करना शुरू कर दिए, खेती में जीविका आया। जीविका के माध्यम से गांव में समूह बनना शुरू हुआ। समूह बनने के बाद वहाँ पे सभी सीएम दीदी का मीटिंग चल रही थी। मीटिंग चलने के बाद वहाँ पे हमने भी जा कर के सुने तो वहाँ खेती बाड़ी से संबंधित कुछ प्रशिक्षण चल रहा था। तो हमने सोचे खेती करना है तो खेती के लिए हमें अच्छे ढंग के प्रशिक्षण मिल रही है, तो हमने वहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त किए। प्रशिक्षण में ईश्वर ने धान लगाने की श्री विधि के बारे में जाना। श्री विधि यानी SRI, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। इससे धान की खेती करने से कई लाभ होते हैं, जैसे पारंपरिक तरीके से कम बीज लगना, कम पानी और कम लागत में अधिक उपज ज्यादा मिलना। साल 2010 में ईश्वर ने इसी विधि को अपनाकर धान लगाई और फसल इतनी अच्छी हुई कि KVK के अन्य विभागों के विशेषज्ञ ईश्वर की फसल देखने आए। फिर क्या था, ईश्वर ने अब प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया ताकि खेती में और सुधार हो सके। प्रशिक्षण के दौरान वहाँ पे बताया जा रहा था कि श्री विधि से धान लगाने में मात्र 2 किलो बीज की जरूरत होती है, जो 1 एकड़ में। हमने कहा यहाँ पे तो किसानों का बीज बच रहा है, तो ये चीज़ को हमको सुनना और समझना चाहिए। फिर हमने उसकी ट्रेनिंग लिए। ट्रेनिंग लेने के बाद हमने श्री विधि से पहली बार 2010 में धान की खेती से शुरुआत किए। शुरुआत करने के बाद यहाँ पे सारे लोग आए, जीविका के भी लोग आए, प्राण के भी लोग आए, इसके बाद KVK के भी लोग आए, आत्मा गया से भी लोग आए। देखने के बाद फिर हमको आत्मा और KVK से भी प्रशिक्षण मिला कि आप इसको और बेहतर से बेहतर खेती कर सकते हैं। हमें और मजबूती प्रदान हुआ कि हमें अब तो हम अकेला थे, लेकिन अभी हमको और कुछ लोग का सहारा मिल रहा है, तो इसमें हमको और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। श्री विधि से ईश्वर ने न सिर्फ धान की खेती की, बल्कि इसे गेहूं में भी प्रयोग किया, जिसमें उन्हें बीज में बचत तो हुई ही, साथ ही पौधों की 2 कतारों के बीच उगे खरपतवारों को निकालना भी आसान हुआ। यहाँ पे जो हम अभी खड़े हैं, यहाँ पे हम इस प्लॉट में श्री विधि से गेहूं की खेती किए हैं और ये गेहूं की खेती में प्रति कट्ठा
400 से 500 ग्राम हमारा बीज लगता है। जो हम जनरल पद्धति से लगाते हैं उसमें हमारे 2.5 से 3 किलो प्रति कट्ठा बीज लगता है। तो यहाँ पे सबसे हमारा बीज की बचत हो रही है। इसमें हम लाइन से जब सोइंग किए हैं तो लाइन से हमारे प्रत्येक पौधा को धूप और हवा लग रही है, जिससे हमारे धूप और हवा से हमारे पौधे नाइट्रोजन ले रही है, जो हमारे अलग से ज़्यादा कोई खास करके नाइट्रोजन की भी ज़रूरत नहीं होता है। और इसमें हम श्री प्राणा अमृत, श्री जीवामृत, श्री घन जीवामृत को भी डाल करके इसको हम खेती करते हैं। इसमें बीज की बचत हुई। बीज की बचत होने के बाद क्या करते हैं कि इसमें जो भी खरपतवार मेरा आते हैं वो खरपतवार को हम ये रबी बीडर जो चला रहा है, ये रबी बीडर से हम इसको खरपतवार को भी निकाल ले रहे हैं। जो हम अपने जनरल पद्धति में हम बीडर नहीं चला पाते हैं और खरपतवार नहीं निकाल पाते हैं। जो अगर जनरल पद्धति भी होता है तो उसमें हम हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारा कॉस्ट भी बढ़ता है, हमारे मिट्टी को भी नुकसान करता है और हमारे ये जो वातावरण है उसको भी दूषित करता है। तो यहाँ पे श्री पद्धति से खेती करना बहुत अच्छा ही चीज़ है और सभी किसान को इसके आगे प्रेरित भी करते हैं कि इससे आप खेती करेंगे। अच्छी फसल और लोगों की सराहना ने ईश्वर के हौसलों को और बढ़ा दिया। इसके बाद उन्होंने किसानों का समूह बनाया, जिसमें 50 महिलाओं को भी शामिल किया। ये समूह हर माह एक मीटिंग करता था, जिसमें खेती में आ रही समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा होती थी। उनके सफर में तब एक नया मोड़ आया, जब केवीके ने रसायन मुक्त खेती के फायदे और तरीके बताए। हौसला बनने के बाद यहाँ पे फिर एक किसानों का समूह बनाए। किसानों का समूह बनाने के बाद उसमें 50 महिला किसान को एक्ट किए, जिसमें प्रत्येक महीने के 20 तारीख हम लोग उसका मीटिंग करते थे। मीटिंग करने के बाद उसमें ये लगाते थे कि आपका अगर जो धान का फसल है या गेहूं का फसल है तो आपका निराई गुड़ाई नहीं हुआ है या सिंचाई नहीं हुआ, उस पर चर्चा करते थे। या आपके सब्जी में कौन सा कीट लगे हैं या फिर कौन सा फफूंद लगे हैं, उस पर चर्चा करते थे। और चर्चा करने के बाद उस पर हम लोग काम करने लगे। किसानों का अच्छा पैदावार होने लगा। तो फिर हमारे केवीके और प्रण के माध्यम से बताया गया कि आप जो रासायनिक खेती कर रहे हैं तो इसमें आपका जैसे श्री विधि किए तो आपका बीज बच गया, उसी तरह से अगर जो जैविक खेती करते हैं तो इसमें आपका जो पेस्टिसाइड और खाद में जो बीज पैसा खर्च होते हैं वो पैसा आपका बचेंगे। हम लोग का विश्वास ही नहीं हो रहा था। सर ने हम लोग को पूरा आकर्षित किए कि आपका जो भी पेड़ पौधा है उसको कौन खाद और DAP यूरिया पानी दे रहा है, फिर भी हरा भरा है, तो हमारे बैगन टमाटर को क्यों यूरिया DAP चाहिए। इस पे हम लोग का प्रशिक्षण मिला। प्रशिक्षण लेने के बाद हमने अपने घर में खाद और दवा बनाना शुरू कर दिए। सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति नामक एक उप योजना के माध्यम से साल 2019-20 से प्राकृतिक खेती को रसायन मुक्त खेती के रूप में बढ़ावा दे रही है। किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करने और प्राकृतिक खेती की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार ने BPKP को बढ़ाकर एक अलग और स्वतंत्र योजना के रूप में प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन तैयार किया है। ईश्वर जी की सफलता की ये कहानी आगे भी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल निहाय उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक
के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें आज हम बिहार में रहने वाले ईश्वर जी की बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि इनकी सफलता की कहानी में इनके परिवार का कितना साथ मिला और इसके साथ ही खेती के इनके कुछ और तौर तरीकों के बारे में भी आइए जान लेते हैं। आप ईश्वर के खेतों में बॉर्डर के रूप में गेंदे की फसल देख सकते हैं। वो बताते हैं कि इस फसल को लगाने का ध्येय खेत की फसल को सुरक्षा देना है। कैसे, आइए जानते हैं उन्हीं से। यहाँ पे हमने फूल की भी खेती किए हैं। फूल का उपयोगिता ये होता है कि फूल जो है हमारे फसलों के लिए एक बॉर्डर क्रॉप के रूप में हम इसको लेते हैं भी, और ख़ास करके अपने खेत में भी लगाते हैं। जो बॉर्डर क्रॉप में हम लेते हैं, जो हमारे सब्जी के खेतों में जैसे बैगन हो गया या टमाटर हो गया, ये सब में हम बॉर्डर क्रॉप इसलिए लेते हैं कि जो बाहर के कीट आते हैं वो हमारे फूल पे बैठते हैं, वो वहीं पे डंक मारते हैं, उसका लार्वा वहीं पे नष्ट हो जाता है, जो हमारे फसल को नुकसान होने से बचा देता है, और उसमें हमारे कम पेस्टिसाइड या कम दवा की ज़रूरत पड़ती है। और वो फूल को हम अपने गया जी मंडी में या और लोकल मंडी में भी हम इसको बेच लेते हैं, जो लगन त्योहारों में या फिर कोई भी वैसा प्रोग्राम में है जो कि फूल की अच्छा कीमत भी मिल जाते हैं। तो इससे हमारे दो फायदे हो रहे हैं, एक बॉर्डर क्रॉप में भी फायदे हो रहे हैं और दूसरा इससे हमारे आमदनी भी हो जा रही है। अनाज फसलों के अलावा ईश्वर मौसमी सब्जियों की खेती भी करते हैं। आप देख सकते हैं इस समय उनके खेत में गाजर की फसल लहलहा रही है। गाजर की क्वालिटी बढ़िया मिले, इसके लिए वो उन्नत बीजों का चयन तो करते ही हैं। साथ ही बुआई करते समय खेत को खास तरीके से तैयार करते हैं। वो बताते हैं कि उनके तैयार की गई गाजर पूरी तरह से जैविक होती है, जिससे फसल का पोषण स्तर बरकरार रहे। यहाँ पे अभी सब्जी धान गेहूं के अलावा यहाँ पे हमने गाजर की भी खेती की है। जो यहाँ पे देख रहे हैं ये गाजर हमारे अभी तैयार हो चुके हैं, अभी हम मंडी ले जाएंगे। जो हमारे गया जी मंडी में ये जाएंगे और गया जी मंडी में इसका अभी 20-25 रुपये केजी के हिसाब से ये रेट चल रहा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हमने गाजर लगाने के लिए पूरी तरह से खेत को 2-3 चास जुताई कर देते हैं। जुताई करने के बाद ये मिट्टी भुरभुरा हो जाते हैं, तो इसके बाद हम इसको मेढ़ बना लेते हैं। मेढ़ बनाने के बाद इसको हम अशोका का और कीटों का बीज आता है, जिसमें हम लोग अशोका का बीज का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसका अच्छा रिजल्ट भी यहाँ पे है। तो अशोका का बीज को हम लोग मेड़ पे बालू मिला करके और उस पर मेड़ पे गिरा लेते हैं। गिराने के बाद उस पर क्या करते हैं, फिर सिंचाई कर देते हैं। सिंचाई करने के बाद 2 सिंचाई डालते हैं। 2 सिंचाई के बाद वो हमारे पौधे की जार्मिनेशन हो जाती है, और जार्मिनेशन होने के बाद उसको क्या करते हैं कि फिर खरपतवार निकालने के लिए फिर हम उसको कुदारी फरुआ से निकौनी कर लेते हैं। निकौनी करने के बाद कुड़ाई कर करके एक बार मिट्टी चढ़ा लेते हैं। मिट्टी चढ़ाने के दरमियान हम लोग श्री प्राणामृत, श्री घन जीवामृत, ये जो खादें हैं वो डाल देते हैं प्रति कट्ठा 7 से 8 केजी, और डालने के बाद इसको मिट्टी लगा देते हैं। मिट्टी लगाने के बाद इसको सिंचाई कर देते हैं। इसी तरह से इसमें कोई कीटनाशक वगैरह लगता है तो कीटनाशक के लिए श्री अग्नि अस्त्र जो हमने अपने घरों में बना लेते हैं, और वो श्री अग्नि अस्त्र प्रति लीटर पानी में 50 से 60 ml डाल करके और इस पर छिड़काव कर देते हैं, जिससे हमारे पत्ते भी देख रहे हैं कि एकदम सॉफ्ट है, कहीं से कोई कीट व्याधि का प्रकोप नहीं है। तो इसको हम श्री अग्नि अस्त्र डाल करके इसको हम फसल को उगा लेते हैं। प्राकृतिक खेती के लिए जितना जरूरी खेत का होना है, उतना ही पशु का भी। प्राकृतिक खेती ही एक ऐसा विकल्प है जो मौजूदा समय में खेती से जुड़ी, मिट्टी से जुड़ी और पैदावार से जुड़ी कई समस्याओं का समाधान कर सकती है। इससे खेती की लागत में कमी आती है तो पैदावार में इजाफा होता है। गोबर से जहां खाद बनाई जा सकती है, वहीं गौमूत्र से कीटनाशक बनाए जाते हैं। यहाँ पे खेती करने के लिए यानी खेती किसान के लिए सच्चा ये मित्र होता है, और सच्चा ये चीज़ होता है जो पशु और केचुआ, ये दोनों का संबंध किसानों से अच्छा रहता है। क्योंकि अगर जो पशु नहीं है तो हम ऑर्गेनिक खेती भी नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास अभी 2 गाय 1 बच्चे हैं, जो उसके गोबर से हम यहाँ पे कई तरह के खाद बना लेते हैं, जैसे जीवामृत, घन जीवामृत
और उसकी जो पेशाब है, गाय की जो पेशाब है, उससे हम कई तरह के कीटनाशक दवा बना लेते हैं, जो श्री नीमास्त्र हो गया, श्री अग्निअस्त्र हो गया, ब्रह्मास्त्र हो गया। यानी कोई भी जैविक कीटनाशक हम बगैर गाय के पेशाब के बगैर नहीं बना पाएंगे। तो गाय किसानों के लिए होना बहुत जरूरी है। हमारे सफल किसान के बेटे खेती में सहयोग करते हैं। कृषि के छोटे छोटे कार्यों में परिवार का हर सदस्य अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। मैं अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा हूँ। मैं अभी बीएससी नर्सिंग बीएससी कर रहा हूँ। और पापा में जो घर पे खेती करते हैं, ये सारे तरीके से ऑर्गेनिक खेती करते हैं, उसमें मैं पापा का साथ भी देता हूँ। पापा कभी बाहर चले जाते हैं, मार्केट चले जाते हैं, तो उनका जो खेत का जो देखभाल है मैं ही करता हूँ। कभी फसल का जो तुड़ाई होता है तो उसको मार्केट ले जाके पहुँचाते हैं। फसल में कभी सिंचाई होती है, कुड़ाई की ज़रूरत होती है, तो मैं सारा देखभाल करता हूँ, उनका हाथ बटाता हूँ काम में, खेती करने में। और कभी कभी जो होता है घर पे पशु हैं, उनका चारा लाने के लिए भी खेत पे चले जाते हैं हम, तो वो सब देखभाल मैं खेती के लिए मैं ही करता हूँ। अगर पापा घर पे ना रहें, कहीं चले जाते हैं, तो मैं ही करता हूँ। जो प्राकृतिक खेती करते हैं और मैं उनके खेती में कभी कभी मदद भी करता हूँ। वो बाज़ार कभी जाते हैं तो हम उनको एक खेत को भी देखा करते हैं, ध्यान देते हैं। जहाँ जहाँ कमी होती है वहाँ पे मैं ध्यान देता हूँ और पूर्ति करता हूँ। पापा को मैं दवा बनाने में भी मदद करता हूँ, बाज़ार से सामान लाने में भी मदद करता हूँ, और पिताजी का भी काम पूरा होता है। वहीं ईश्वर जी की जीवन संगनी भी कृषि में सहयोग करती हैं। वो घर की जिम्मेदारियां संभालने के साथ साथ पौधशाला का काम भी करती हैं, जिससे वो अच्छी खासी आमदनी भी कमा लेती हैं। मैं इस गांव में खेती के साथ साथ अपना घर के काम भी करती हूं, और जीविका जो संस्था है उसके द्वारा हम 15 SHG का भी कार्य कर रही हूं। और जीविका दीदी का नर्सरी भी मुझे जीविका से ही मिला है, जो मैं कर रही हूँ 4 साल से। और इसमें मैं 10,000 15,000 पौधा हर साल उगाती हूँ और बेचती हूँ। इसमें बहुत सारी दीदी को भी कार्य मिलता है, जैसे उन लोग मिट्टी भरने के काम करती है, कुड़ाई निकाई सब करती है। बहुत से दीदी को भी इसमें काम देती हूँ, सभी को लाभ मिलता है इससे। खेती को नया रूप देने और आसपास के किसानों के लिए एक बेहतरीन उदाहरण बनने पर केवी के आत्मा गया ने आलू की खेती के लिए हमारे सफल किसान ईश्वर को सम्मानित भी किया है। केवी के माध्यम से, जो आत्मा गया के माध्यम से हमें किसान पुरस्कार से भी सम्मानित किए हैं। जो हम यहाँ पे आलू की अच्छी पैदावार किए थे, उस पैदावार के लिए हमें एक प्रशस्ति पत्र और 10,000 रुपया दे करके हमें किसानों का सम्मानित किया है। और जो हमारे गया जिले के जो DM साहब थे, कुमार रवि, उन्होंने भी हमें एक प्रशस्ति पत्र और शॉल दे करके उन्होंने भी हमें सम्मानित किए हैं। तो मैं केवी के आत्मा गया जी को भी मैं इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमारे लिए बहुत मार्गदर्शन दिए हैं। बिहार में आलू की एक मुख्य फसल है जो रबी सीजन में होती है। यहाँ किसान कुफरी सिंधुरी, कुफरी चंद्रमुखी, राजेंद्र आलू 1, राजेंद्र आलू 3 और चिपसोना जैसी उन्नत किस्में उगाते हैं, जो अच्छी पैदावार देती हैं। यहाँ का आलू पूरे देश में प्रसिद्ध है और फसल को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं भी चला रही है, साथ ही सब्सिडी भी दे रही है। कार्यक्रम सफल किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण,
देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। ईश्वर जी जैसे आज के बहुत से ऐसे प्रगतिशील किसान हैं जो प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं और इसे बढ़ावा देने के लिए और किसानों को जागरूक करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों की भी इसमें बेहद ही अहम भूमिका है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक किसानों को तकनीकी सहयोग तो देते ही हैं, साथ ही किसानों को समय समय पर प्रशिक्षण भी देते हैं, जिससे खेती में आ रही बाधाओं को कम किया जा सके और किसानों को खेती और उससे संबंधित क्षेत्रों में लाभ मिल सके। केवीके सरकार की योजनाओं से भी किसानों को रूबरू कराते हैं और प्राकृतिक खेती से जोड़ने के प्रयास भी करते हैं। साथ ही केवीके किसानों को प्राकृतिक खेती से जुड़ने और मिट्टी की सेहत बनाने के लिए कई तरह के सुझाव देते हैं। हमारे सफल किसान ने भी यहीं से प्रशिक्षण लेकर जीवामृत, बीजामृत, नीमास्त्र और दशपर्णी अर्क बनाना सीखा और उसे अपने खेतों में प्रयोग किया। कृषि विज्ञान केंद्र मानपुर गया जिले के कृषि विकास के लिए किसानों को तथा कृषि प्रसार कार्यकर्ताओं को तकनीकी सहयोग देती है। इसके अंतर्गत कृषक बंधुओं को विभिन्न क्षेत्रों में हम लोग प्रशिक्षण आयोजित करते हैं उसको तथा प्रसारकर्ताओं को नए आयाम पर उनको भी प्रशिक्षित करते हैं, जिससे कि वो अपना पूरे जिले में कृषि के नए तकनीकों का प्रसार कर सकें। साथ ही साथ हम लोग जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, जैसे प्राकृतिक खेती है, दलहन पल्स मिशन है और सभी जो कार्यक्रम है उस पर भी हम लोग कार्य करते हैं। साथ ही साथ नए नए तकनीक का जिले के अनुसार नए नए तकनीक का इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में के लिए उपयुक्त तकनीकों का हम लोग परीक्षण करते हैं और उसमें देखते हैं कि कौन सा तकनीक जिले में उपयुक्त है। उसके बाद उसका प्रत्यक्षण भी हम लोग किसानों के खेत में किसानों के साथ मिल के उस तकनीक का प्रत्यक्षण करते हैं। साथ ही साथ हम लोग समूह अग्रिम पंक्ति प्रत्यक्षण भी किसानों के खेतों पे करते हैं, जिसमें कि दलहन को बढ़ावा देने के लिए हम लोग समूह अग्रिम पंक्ति प्रत्यक्षण करते हैं। अभी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमारे केंद्र पर भी प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण इकाई है, जहाँ पे हम लोग प्राकृतिक खेती को हम लोग टेस्टिंग भी कर रहे हैं कि प्राकृतिक खेती साथ ही साथ दिखा रहे हैं किसानों को कि यह प्राकृतिक खेती से हम लोग कैसे अपने कम लागत में अपनी आय को कैसे बढ़ा सकते हैं, साथ साथ हम अपनी मृदा को अपने के स्वास्थ्य को कैसे अक्षुण्ण रख सकते हैं, कैसे उसके स्वास्थ्य को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ किसानों के खेत में भी कुछ किसानों को भी प्राकृतिक खेती मिशन के तहत 3 किसानों के खेतों पर प्रशिक्षण इकाई लगाया गया है। वहाँ पर भी प्रशिक्षण किया जा रहा है। जो नेचुरल फार्मिंग के प्राकृतिक खेती के जो किसान पहले से भी कर रहे हैं प्राकृतिक खेती, उन तीनों किसान के यहाँ हम लोगों ने जो है प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण इकाई लगाया है। वो किसान भाई बहुत अच्छे से इसको कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो देखा आपने कि अगर किसान ठान ले तो खेत से सोना भी उगा सकता है। ईश्वर वर्मा की खेती में लगन और सफलता आसपास के किसानों के लिए किसी मिसाल से कम नहीं। उम्मीद है कि ईश्वर जी की सफलता की कहानी से आपको भी जरूर प्रेरणा मिली होगी। आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप चाहें तो हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। इसी के साथ सफल किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।